हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका भी फिर से स्वागत है। तो ये मानकर चल रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपने रिवाइज किया होगा। मतलब थोड़ा सा ये दिमाग में चीज़ें डालने की कोशिश की होंगी कि हमने पिछली क्लास में कौन कौन सी टर्म्स के बारे में सीखा। थियोडोलाइट के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि लोअर प्लेट क्या होता है, अपर प्लेट क्या होता है, कैसे हम थियोडोलाइट की हेल्प से रीडिंग लेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेज़र करना है, वर्टिकल एंगल के लिए हमारे पास जो आपका वर्टिकल सर्कल है उसमें मेन स्केल बना हुआ है, उसके साथ एक जो हमारा टेलीस्कोप है, जैसे जैसे टेलीस्कोप रोटेट करेगा वैसे वैसे वर्टिकल एंगल जो है वो हमारा चेंज होता जाएगा, है ना। तो थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बाकी एक और बार इसको पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी की क्लास में हम लोग थियोडोलाइट वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि थियोडोलाइट की हेल्प से हम लोग जब ग्राउंड पर जाते हैं तो ट्रेवर्स को हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है, अगर अभी कुछ डाउट अगर आपको है तो आप पूछ सकते हो। और अभी की क्लास में हम लोग ट्रेवर्सिंग को तो स्टार्ट कर ही देंगे, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमारी थियोडोलाइट की हैं वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को पहले कवर करेंगे, जो कि हमारी अभी पिछली क्लास में रिमेनिंग रह गई थी। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे। अभी हमने थियोडोलाइट ये वाला डायग्राम और इसके बारे में बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ मैं आपको ये बता देती हूँ होता क्या है कि जो हमारा लोअर प्लेट है उस पे मेन स्केल होता है, अपर प्लेट पे वर्नियर स्केल होता है। जब इंस्ट्रूमेंट घूमता है तो इंस्ट्रूमेंट के घूमने के साथ साथ वर्नियर स्केल घूमता है। जब वर्नियर स्केल घूमेगा, कब घूमेगा? जब नीचे वाली फिक्स होगी और जो ऊपर वाली प्लेट जैसे ही घूमेगी उसके साथ आप ऐसे सोच लीजिए कि ये मेरा थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट की ये कौन सी प्लेट है मैम? अपर प्लेट है। थियोडोलाइट की अपर प्लेट। और अभी के लिए मान लीजिए ये थियोडोलाइट की लोअर प्लेट है, ये वाली लोअर प्लेट है। मैंने क्या किया, लोअर प्लेट को अगर फिक्स कर दिया, तो लोअर प्लेट को फिक्स कर दिया, ऊपर वाली को लूज कर दिया। तो क्या अभी इस डायग्राम के हिसाब से लग रहा है पता कि आपका जो टेलीस्कोप है वो इस तरफ को भी घूम सकता है और इस तरफ को भी घूम सकता है? हाँ मैम, क्योंकि ये तो पक्की तरीके से फिक्स है, लेकिन ये प्लेट इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो जैसे ही अपर प्लेट के साथ कौन मूव कर रहा है? अपर प्लेट के साथ हमारा थियोडोलाइट मूव करेगा। तो रीडिंग इन दोनों स्केल में मैम बदलती जाएगी, जीरो जीरो पे ना रहने की बजाय वो रीडिंग कहीं और हो जाएगी। उस रीडिंग को पढ़ेंगे कहाँ से? उस रीडिंग को पढ़ेंगे यहाँ से। ये जो मैग्नीफायर लगाए और यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास बना हुआ है, ये मैग्नीफायर लगाए और ये छोटा सा ग्लास दिख रहा है आपको, शीशे का एक छोटा सा यहाँ पर ग्लास है। इस ग्लास से मैं क्या पढ़ूंगी कि हमारा इंडेक्स मार्क और हमारे मेन स्केल में क्या रीडिंग है। उसको मैं जूम करना चाहती हूँ, मुझे रीडिंग बहुत छोटी है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरे पास स्क्रू है ना, इसको मैं यहाँ पर घुमाऊंगी ताकि मैं मैग्नीफाई मतलब छोटी चीज को बड़ा करके देखना, मैं मैग्नीफाई करके उसको देख पाऊं, इसलिए इसको क्या बोला? मैग्नीफायर बोला। क्लियर है? इसको मैग्नीफायर बोला। दूसरी चीज जो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ वो क्या है कि मान लीजिए जब आप मैम ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर लेकर जाऊंगी धीरे धीरे कि क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि जब मुझे इस वाली दीवार और इस वाली दीवार के कॉर्नर के बीच रीडिंग देखनी है, तो मैम आपने ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट को घुमाया और सामने वाली रीडिंग को देख रहे हो। जब सामने वाले कॉर्नर को मैम जब आप देखना चाहते हो, तो अब मैं क्या चाहती हूँ? माइनर एडजस्टमेंट। माइनर मतलब कि यार थोड़ा सा अगर राइट साइड को होता तो दीवार बिल्कुल एकदम मैच हो जाती, मैम थोड़ा सा अगर राइट होता, बिल्कुल माइनर। तो अब जब मैं इंस्ट्रूमेंट की ऊपर वाली प्लेट को लूज कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा ना माइनर मेरे से हो नहीं रहा, मतलब मेरे को इतनी सी एडजस्टमेंट करनी है तो वो ज्यादा हो जा रही है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जब बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल जरा सा बोलते हैं ना जिसको, जरा सा राइट साइड को घुमाना है, जरा सा लेफ्ट साइड को घुमाना है, तो वो जो माइनर एडजस्टमेंट करनी होती है ना, उसके लिए कौन सा स्क्रू लगा होता है? उसके लिए लगे होते हैं टेंजेंट स्क्रू। जो माइनर एडजस्टमेंट करनी होती है उसके लिए कौन से स्क्रू होते हैं? टेंजेंट स्क्रू। और ये आपके स्टेट एग्जाम में पूछा गया है,
ये आपके स्टेट एग्जाम में पूछा गया है कि जब आपको थियोडोलाइट को जरा सा घुमाना है, चाहे लेफ्ट को चाहे राइट को, तो उस माइनर एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, कौन से स्क्रू की हेल्प से कर सकते हो, टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से कर सकते हो। अब आपके ना, जब आप अभी इसके क्वेश्चंस लगाओगे और आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो आसान सा टॉपिक था। आसान टॉपिक पहले नहीं था, याद रखना, आसान टॉपिक तब बना है क्योंकि इसको आसान बना के समझाया गया है। ठीक है, टेंजेंट स्क्रू क्या होते हैं समझ में आ गई बात। अब देखना, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन क्या बोलती है। क्या आप लोगों ने थियोडोलाइट देखा है? कितने लोगों ने थियोडोलाइट को प्रैक्टिकली सामने देखा है या फिर यूज भी किया है? कुछ लोग पहले लिख रहे थे मैग्नीफायर स्क्रू हॉरिजॉन्टल में रहेगा, बिल्कुल मैग्नीफायर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कल पर ही रहेगा। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कितने लोगों ने थियोडोलाइट को यूज किया है कभी कॉलेज में या देखा हो। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करवाती हूँ, वो आगे तक काम आएगी कि जब हम लोग बोलेंगे क्लैंप स्क्रू और स्पिंडल। देखो स्क्रू ये होता है, स्क्रू तो वो छोटा सा जो टाइट करने के लिए नहीं, आपने देखा होगा, ये स्क्रू तो गोल जैसा होता है ना, गोल जैसा, ऐसे को घुमाया टाइट हो गया, ऐसे को घुमाया लूज हो गया। तो ये मेरा स्क्रू है जिसको आप शायद ऐसे करके बनाते हो। तो ये हमारा स्क्रू है जिसमें ऐसे करके बना होता है, ये स्क्रू है। ये स्क्रू जिसके साथ अटैच है, जिसके साथ अटैच है उसको स्पिंडल बोला। फिर स्पिंडल किससे जुड़ा हुआ है मैम? प्लेट से जुड़ा हुआ है। स्क्रू किससे जुड़ा है? स्पिंडल से। स्पिंडल किससे जुड़ी है? प्लेट से। तो स्क्रू को घुमाने से स्पिंडल प्लेट को लूज करेगा। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टेंजेंट को स्लो मोशन, बिल्कुल, क्योंकि टेंजेंट स्क्रू जो है उससे आप स्लोली अपना इंस्ट्रूमेंट को घुमा सकते हो, तो इसको स्लो रोटेशन भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। आधे लोगों ने पहले देखा हुआ है। क्यों लड़ते रहते हो यार एक दूसरे से? कोई बैर है क्या एक दूसरे से आप लोगों को? हाँ, क्या दुश्मनी करके जाते हो? आधे लोग तो दोस्ती करके जाते हैं और आप लोगों को मैंने देखा है पता नहीं किस बिना बात के एक दूसरे से बहस करते रहते हो। यहाँ ध्यान दिया करो, जब पढ़ने वाला टाइम है तो पढ़ लो, बाद में बोलोगे कि टाइम नहीं बचा सिलेबस करने का। और आज अगर ये टॉपिक मुश्किल लगा ना तो फिर हमेशा ही मुश्किल लगेगा। बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये आज मुश्किल लगा टॉपिक तो हमेशा मुश्किल लगेगा। अब क्या होता है मैम, आपने अभी बताया था कि जहां से हम देखते हैं उसको आई पीस बोलते हैं। ठीक है, आई पीस हो गया जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। जैसे मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ, किस तरफ देखूंगी? ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इसको क्या बताया मैंने, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है, जब भी हम इसकी तरफ से साइट करेंगे, जब मैं यहाँ से देख रही हूँ सामने वाली तरफ, तो जब मैं यहाँ से देखूंगी ना ऑब्जेक्ट को, तो मुझे क्या दिखता है? एक क्रॉस हेयर दिखता है कुछ इस तरीके से। जब मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे एक क्रॉस हेयर दिखता है इस तरीके से। तो इमेजिन कीजिए, जिसने कभी नहीं देखा है, जितना झगड़ा और प्यार वाली बात यहाँ नहीं चलेगी। जितना झगड़ा होता है क्या आप लोगों में उतना ज्यादा प्यार है? ये बात चलती है रिलेशनशिप में। जो आप में से होंगे रिलेशन में वो समझते होंगे शायद। लेकिन अगर मेरा मानना तो ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जहां पर प्यार होता है वहां झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि झगड़ा तब होता है जब किन्हीं दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, मतलब दो लोगों में प्यार है, तो उनके बीच झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर एक गलत होगा दूसरा उसको दूसरा संभाल लेगा, दूसरा गलत होगा एक दूसरे को संभाल लेगा। तो ये जिसने ये बना रखा है ना कि जहाँ प्यार होता है वहां झगड़ा होता है, मैं तो इसको बिल्कुल भी सच नहीं मानती हूँ। ठीक है, मेरा मानना तो ये है कि भाई जहां प्यार होगा वहां झगड़ा होगा ही नहीं। अब ऐसे आइडल केस है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का ऐसा केस है या नहीं, पर ये आइडल केस यही होता है। ठीक है, अब देखो, जब आप यहाँ से देखोगे तो सामने आपको ऑब्जेक्टिव दिखेगा। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो मैम क्या दिखता है? क्रॉस हेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। को बोलते हैं क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर क्यों बोला? क्योंकि जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें
अब देखो, अब मैं इमेजिन तो दिखा भी नहीं सकती, क्रॉस हेयर का मतलब है यहाँ से देखा ऑब्जेक्ट की तरफ तो मुझे दिख क्या रहा है, ऐसे क्रॉस हेयर दिख रहा है। तो ये जो क्रॉस हेयर होता है ये कहाँ पर होता है मैम, आई पीस के पास एक डायफ्राम, आई पीस के पास एक डायफ्राम होता है। नाम नाम क्या आ गया कि क्रॉस हेयर कहाँ पर होता है, क्रॉस हेयर डायफ्राम में होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही फिक्स है। तो क्रॉस हेयर मतलब दो हेयर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां से देखूंगी तो मैम क्रॉस हेयर दिखाई देगा मुझे और सामने ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा। ठीक है, सामने ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ कि लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन क्या होती है, ईएससी में आती है, स्टेट एग्जाम में आती है और एसएससी जेई में आती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से देखूं, कहाँ से, ये क्रॉस हेयर है, अब मैं इसको बना रही हूँ, ये क्रॉस हेयर है, तो क्रॉस हेयर के सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस, ये सर्कल ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके सेंटर तक जाने वाली, इससे आगे ले जाओ चाहे इमेजिनरी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो इससे ये चीज क्लियर हुई कि अगर ये एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के डायफ्राम में क्या है, क्रॉस हेयर बना है, तो क्रॉस हेयर के सेंटर से जाती हुई, ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से जाती हुई इमेजिनरी जो आपने लाइन बनाई, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्लियर हो गया लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अब अगर मैम आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेवल है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है लेवल है, लेवल का मतलब मैम यहाँ पर जो बबल ट्यूब आपने दिखाई थी ना, इसके साथ एक वर्टिकल सर्कल में जो थी, जो उसका बबल है वो जब सेंटर पे होगा, मैं कोशिश करूंगी आपको बबल ट्यूब दिखाने की, जब बबल ट्यूब में जो बबल प्रेजेंट होगा वो मेरा सेंटर पर होगा, तो इसका मतलब क्या होता है मैम, इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो पूरा अच्छे से लेवल है। तो जब इंस्ट्रूमेंट पूरा अच्छे से लेवल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपरली लेवल, तो लाइन ऑफ साइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड लाइन ऑफ कॉलिमेशन, हिंदी में इसी को अक्षरेखा बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट को ही मैं क्या बोल सकती हूँ, लाइन ऑफ साइट इज नोन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। मतलब मैम जब इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल है, डायफ्राम के सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से पास होती हुई लाइन क्या बन गई, लाइन ऑफ साइट बन गई। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हो, अगर ये वाली कंडीशन हो कि बबल जो है मैम वो सेंटर पे नहीं है और आप इंक्लाइंड ऊपर की तरफ एक एंगल देख रहे हो, तो डायफ्राम तो यहाँ पर होगा। तो अगर इस केस में मैं डायफ्राम से जाती हुई और सेंटर से जाती हुई एक लाइन बनाऊंगी, क्या इसको भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोले, नहीं, ये क्या होगी, क्या ये लाइन ऑफ साइट है, हाँ। तो मैम ये भी लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट की बात तो फिक्स है कि हमेशा यहाँ से यहाँ के बीच से जो जाती हुई लाइन है, लेकिन लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होगी, जब इंस्ट्रूमेंट लेवल होगा, बबल जब सेंटर पे होगा, तो मैं इसी लाइन ऑफ साइट को क्या बोल दूंगी, इसी लाइन ऑफ साइट को मैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल दूंगी। क्या आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। इमेजिनरी लाइन जो क्रॉस हेयर के डायफ्राम में जो प्रेजेंट है, वहां से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव तक जाएगी, ले जाओ इसको आगे, लाइन ऑफ साइट। और जब इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा बबल लगा हुआ है वो सेंटर पे है, तो इसी को ही हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और पता नहीं क्यों डिफरेंट एग्जाम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन, ये एक उनका फेवरेट क्वेश्चन है, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन। आपको डेफिनेशन बोली होती है और पूछा होता है कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन मानकर चल रही हूँ, क्लियर है। आगे देखते हैं अगली डेफिनेशन, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। तो अगर ये हमारी बबल ट्यूब थी या फिर हमारी लेवल ट्यूब थी, तो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो बबल ट्यूब कैसी होती है, अगर आप सामने से देखोगे, अगर आप सामने से देखो, मान लीजिए ये बबल ट्यूब है, आप सामने से देख रहे हो, आपको इसमें थोड़ा सा कर्वेचर दिखेगा, जब आप सामने से देखोगे तो माइनर सा कर्व्ड दिखेगी वो। तो मैं जो सामने से दिखा रही हूँ, तो ये बबल ट्यूब में थोड़ा सा क्या दिखेगा मैम, कर्वेचर दिखेगा। आप कहाँ से देख रहे हो,
सामने से देख रहे हो इस बबल ट्यूब को। तो अगर बबल सेंटर पे है तो मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है, पूरा अच्छे से लेवल किया हुआ है, तो पूरा अच्छे से लेवल है। तो एक काम करो, इस बबल से गुजरती हुई एक टेंजेंट लाइन खींच दो, इस बबल से गुजरती हुई एक टेंजेंट लाइन खींच दो। तो मैम जब इंस्ट्रूमेंट लेवल है तो बबल सेंटर पे है, इस बबल से टेंजेंट जाती हुई लाइन, इसको टच करती हुई जो सीधी लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। तो इट इज द टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व्स, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी सी कर्व्ड है, क्या बोलेंगे, क्योंकि कर्व्ड है, ऑफ द लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर। So axis of level tube is horizontal when bubble center, जब बबल सेंटर पे होगा तो ये एक्सिस सीधी जाएगी, जब बबल सेंटर पे नहीं होगा तो ये एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, सेंटरिंग का मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को, या हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड के ऊपर रखा है। तो ट्राइपॉड मतलब मैम जिसकी 3 लेग्स होती है, मुझे इस ट्राइपॉड का सेंटर ढूंढना है। अभी हम एक चीज को जानते हैं जिससे हम सेंटरिंग कर सकते हैं, किससे सेंटरिंग कर सकते हैं, जितना आप लोगों को अभी तक पता है, कुछ नया सीखेंगे हम आज, लेकिन जितना हम जानते हैं, तो हम यहाँ पर अगर एक धागे से जो प्लम बॉब है उसको फ्रीली सस्पेंड करें, ये प्लम बॉब का जो पॉइंटेड वाला एंड दिख रहा है, ये जहां ग्राउंड को टच कर रहा होगा, ये क्या होगा हमारा इंस्ट्रूमेंट का, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्ट सेंटर होगा। तो सेंटरिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन। स्टेशन अगर मेरा ए है, इसके ऊपर थियोडोलाइट को एग्जैक्टली फिक्स करना, या थियोडोलाइट को फिक्स करने के बाद इंस्ट्रूमेंट का सेंटर ढूंढना, उसको बोलते हैं सेंटरिंग। प्लम बॉब भी यूज होता है, लेकिन एक और चीज यूज होती है, मैं समझाऊंगी वो क्या है थोड़ी देर में, ठीक है। तो सेंटरिंग भी हम लोगों को पता है। आगे चलते हैं, ट्रांजिट का मतलब समझते हो, हिंदी में ट्रांजिट को संक्रम कहते हैं। क्या आपको पता है ट्रांजिट क्या होता है, बोलिए। ट्रांजिटिंग का मतलब था, इफ द टेलीस्कोप इज रोटेटेड अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जब टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में मैं 180 डिग्री पे घुमा सकूं, ऐसे किस एक्सिस के अबाउट, मैम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं, ट्रूनियन एक्सिस। तो ट्रांजिट क्या हो गया, ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। अब मैं ये मानकर चल रही हूँ आपको प्लेन और एक्सिस समझ में आ गई होगी। तो वर्टिकल प्लेन में हम उसको घुमा रहे हैं अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। और इसी ट्रांजिट को या ट्रांजिटिंग को और क्या नाम से बुलाया जाता है, प्लंजिंग। ये सारे शब्द जितने भी यहाँ लिखूंगी सब पेपर के लिए जरूरी है। आपसे पूछा जाएगा, if telescope is rotated about horizontal axis in vertical plane, आप ना एक ही चीज याद रखना, दूसरा उसका ऑपोजिट है। प्लेन मैम वर्टिकल है, तो इसका मतलब हम वर्टिकल एंगल देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिंग, ठीक है। अब सुनना, अब वर्टिकल सर्कल जो है, अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं हमारे थियोडोलाइट की, वो यहाँ इस तरीके से दिख रही है। तो मैम यहाँ पर ये जो हमारा टेलीस्कोप है ये इस तरीके से है। तो वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, बताना। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं यहाँ से रीडिंग देख रही हूँ सामने, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, ये टेलीस्कोप से मेरा काम है रीडिंग देखना या ऑब्जेक्ट को देखना। मेरे राइट साइड में है वर्टिकल सर्कल या मेरे लेफ्ट साइड में है वर्टिकल सर्कल। तो ऑब्जर्वर के मतलब मैम आपके तो ये राइट साइड नजर आ रहा है, आपके ये राइट साइड नजर आ रहा है। तो मैम जब वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर यानी कि मैं मेरे राइट साइड पे होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फेस राइट। उसको क्या बोलेंगे, फेस राइट। राइट मतलब वर्टिकल सर्कल मेरे फेस के राइट साइड है। अगर यहीं पर मैं बोलूं कि ये चीज ऐसे होती, ये पेन यहाँ पर है मतलब टेलीस्कोप इधर है, और आपका हाथ मैम आपके ऑब्जर्वर के फेस के लेफ्ट साइड है, तो कंडीशन क्या होगी, फेस लेफ्ट कंडीशन। क्लियर हो गया, फेस राइट और फेस लेफ्ट क्या होता है। ऑब्जर्वर का बिल्कुल नंदलाल, ऑब्जर्वर का राइट, ऑब्जर्वर के फेस का राइट तो फेस राइट कंडीशन, ऑब्जर्वर के फेस का लेफ्ट
तो फेस लेफ्ट कंडीशन। अब ये वही बात आ गई ना मैम, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, इसीलिए आपने क्या करना है, आप ऐसे देख रहे हो ना मुझे अभी, तो आप ऐसे देख रहे हो, तो ये आपके लिए कौन सी कंडीशन हुई, आपके लिए ये वाली कंडीशन कौन सी है, फेस राइट कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, फेस लेफ्ट और फेस राइट कंडीशन क्लियर हो गई, क्या होती है, फेस लेफ्ट और फेस राइट कंडीशन क्लियर हो गई, क्या होती है। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज समझानी है आपको, वो क्या होती है, स्विंगिंग। मैं एक बार देख लेती हूँ, शायद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्टिकल एक्सिस, हाँ ये अच्छा, अब ऊपर वाली मत देखना, स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप, क्या मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ ये शब्द यूज किया था, स्विंगिंग, क्या ये शब्द यूज किया था स्विंगिंग, तो आपको क्या बोला था, जब टेलीस्कोप को या तो लेफ्ट साइड में घुमाऊंगी या टेलीस्कोप को राइट साइड में घुमाऊंगी, कौन से प्लेन में घूम रहा है मैम, ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है तो एक्सिस कौन सी होगी मैम, वर्टिकल एक्सिस होगी। तो जब टेलीस्कोप को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाओगे, मतलब हॉरिजॉन्टल रीडिंग लोगे, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। तो क्या हो गया, इट इज द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो एक्सिस कौन सी होगी मैम, वर्टिकल एक्सिस होगी। अब आप कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम रीडिंग तो एक ही डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए, मैम रीडिंग ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, दूसरी तरफ को नहीं बढ़नी चाहिए। आप ध्यान से सुनना, सामने की तरफ 0 0 वाली रीडिंग है, अब मैं इस तरफ रीडिंग ले रही हूँ, तो यहाँ से रीडिंग कैसे बढ़ेगी, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो अभी जो मेरे डायरेक्शन है मेजर करने की, लेफ्ट टू राइट है, हो सकता था अगर सामने 0 0 रीडिंग है, ऑब्जेक्ट इस तरफ होता, तो अब मैं क्या चाहती हूँ, रीडिंग इस तरफ बढ़े, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। क्या ये मेरी जरूरत बन गई कि दोनों तरफ को रीडिंग बढ़नी चाहिए, बोलो, क्या ये मेरी जरूरत बन गई, या तो मुझे 360 से माइनस करना पड़ेगा, भाई इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा, यहां से इधर जाऊं तो भी रीडिंग बढ़ती हुई दिखनी चाहिए हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर, अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल रीडिंग की बात कर रहे हैं। मैम जब आप राइट से लेफ्ट आओगे तो भी रीडिंग बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, तो इसको मैं 10 डिग्री बोलूंगी यहाँ से। तो स्विंगिंग का मतलब है कि टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वर्टिकल सर्कल के अबाउट घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन इज कॉल्ड राइट स्विंग, क्योंकि आप अगर अपने आप ये सेम चीज करके देखो, तो आप अपनी राइट साइड टेलीस्कोप को घुमाएंगे तो वो आपका राइट साइड का क्लॉकवाइज घूमता हुआ जाएगा, और अगर मैं बोलूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा लेफ्ट स्विंग बन जाएगा। क्लियर हो गया, राइट स्विंग और लेफ्ट स्विंग क्या होता है, स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग, फेस लेफ्ट फेस राइट, चारों समझ आ गए, स्विंगिंग, ट्रांजिटिंग, फेस लेफ्ट और फेस राइट, क्या ये दोनों, ये चारों समझ में आ गए, फेस लेफ्ट फेस राइट कंडीशन। ठीक है, जल्दी से यस और नो करो, फिर मुझे आपका एक आंसर चाहिए। अब सुनना, अब आप ऑब्जर्वर हो इसलिए मैं इस तरीके से दिखा रही हूं आपको, मैं और आप अब दोनों ऑब्जर्वर हैं, अब आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट होगा, आपका राइट मेरा राइट होगा। ये वर्टिकल सर्कल है, ये हमारा थियोडोलाइट है, ये सामने देख रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ, आप यहाँ से इस तरफ देख रहे हो, मैं चाहती हूँ कि अब मैं इस टेलीस्कोप को ऐसे घुमाऊं कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं उस तरफ वाली रीडिंग ले सकूं। तो अभी वाली कंडीशन तो मैम ऐसी है कि हम वहां से ऐसे देख पा रहे हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं फेस चेंज करना चाहती हूँ। अभी कौन सा फेस है बताओ, आपका और मेरा, अभी कौन सा फेस है आपका और मेरा, आप भी ऑब्जर्वर मैं भी ऑब्जर्वर, तो ये वर्टिकल सर्कल का राइट साइड है, तो ये फेस राइट कंडीशन है मैम। अब मैं बोल रही हूँ फेस राइट से फेस लेफ्ट में कैसे जाऊं, फेस राइट से फेस लेफ्ट में कैसे जाऊं। तो मैम एक काम कीजिए ना, इसको एक बार ऐसे करके घुमा दीजिए पूरा, बोलेंगे आप ऐसे कि नहीं, मैम एक काम कीजिए, फेस लेफ्ट से फेस राइट पे जाना है, अभी सीधा ऐसे था, एक पूरा ऐसे करके इसको घुमा दो। तो फेस लेफ्ट से फेस राइट जाने पे क्या किया आपने, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घुमा दिया, इमेजिन हो रही है चीज, ऐसे से ऐसे आ गए। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घुमाने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूमेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्विंगिंग। तो मैम आपने फेस लेफ्ट से फेस राइट आने पे स्विंगिंग तो करवा दी,
लेकिन पहले तो आई पीस यहाँ था, ऑब्जेक्टिव वहां था। जब एक बार ऐसे घूमा तो मैम आई पीस इधर है, ऑब्जेक्टिव यहाँ है, तो आप तो साइट ही नहीं कर पाओगे, आपकी आंख के पास तो ऑब्जेक्टिव है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दो वर्टिकल प्लेन में। वेरी गुड दानिश। तो आप इसको एक बार फिर से वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर दोगे। क्या अब फेस लेफ्ट से फेस राइट में आ गई? फेस लेफ्ट से फेस राइट आने पे एक बार ऐसे घुमाया, दूसरी बार टेलीस्कोप को ऐसे घुमाया। तो जब हम बोलेंगे चेंजिंग फेस, चेंजिंग फेस मतलब ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द टेलीस्कोप फ्रॉम फेस लेफ्ट कंडीशन टू फेस राइट कंडीशन, या फेस राइट से फेस लेफ्ट में आना है तो उसको चेंजिंग फेस बोलते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार मैम ट्रांजिटिंग करनी पड़ेगी, एक बार आपको ट्रांजिटिंग करनी पड़ेगी, और एक बार आपको स्विंगिंग करनी पड़ेगी। एक बार ट्रांजिटिंग करनी पड़ेगी और एक बार स्विंगिंग करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब भूलोगे कभी कि फेस लेफ्ट से फेस राइट में कैसे जाना है, फेस लेफ्ट से फेस राइट में कैसे जाना है। अब किसी ने पूछा इसको घुमाने के लिए कौन से स्क्रू लगेंगे। आप बताओ, जब आप अपने थियोडोलाइट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घुमाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घुमाना चाहते हो तो क्या करोगे, कौन सी प्लेट घूमनी चाहिए? अगर आप चाहते हो कि रीडिंग भी चेंज हो साथ में तो मैम लोअर को फिक्स करेंगे और ऊपर वाली प्लेट को घुमा देंगे। अच्छा, इस थियोडोलाइट को मतलब टेलीस्कोप को आपने पहले फिक्स किया हुआ है, टेलीस्कोप को आपने फिक्स किया हुआ है वर्टिकल सर्कल के साथ। तो वर्टिकल सर्कल से इसको लूज करोगे, इसमें स्क्रू दिखेंगे नहीं आपको, उस स्क्रू का कोई नाम भी नहीं है, ये देख रहे हो। अगर मैं इस स्क्रू से इसको लूज करूंगी तो अब मैं इस टेलीस्कोप को ट्रांजिट कर सकती हूँ 180 डिग्री के ऊपर, 180 डिग्री पर मैं इसको ट्रांजिट कर सकती हूँ 180 डिग्री पर। तो ट्रांजिट भी कर सकते हैं और हम इसको स्विंगिंग भी करवा सकते हैं। समझ गए? समझ गए क्या हो गया, ये सारी टर्म्स के बारे में क्लियर हो गया? तो अभी हमने पढ़ लिया, जब हम फेस चेंज करेंगे तो हमारा ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग, एक बार ट्रांजिटिंग करना है, एक बार स्विंगिंग करना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगर कोई पूछता है कि डबल साइटिंग क्या होता है, तो डबल साइटिंग का मतलब है एक ही जगह पर मैं दो बार रीडिंग लूं। जैसे मैं जब यहाँ पर सामने अभी 0 0 रीडिंग थी, अभी 0 0 रीडिंग थी, मुझे इस जगह पर एक पॉइंट की रीडिंग लेनी है, तो सामने मैम फेस लेफ्ट है, ये अगर वर्टिकल सर्कल यहाँ है तो फेस लेफ्ट से आपने रीडिंग यहाँ तक ले ली। अब मैं चाहती हूँ कि इसी सेम जगह की रीडिंग मैं फिर से लूँ फेस राइट से, तो सेम जगह की रीडिंग को मैं फेस राइट से लेना चाहती हूँ। तो एक ही जगह की रीडिंग को जब आप दो बार लोगे, फेस लेफ्ट से भी और फेस राइट से भी, तो उसको डबल साइटिंग बोलते हैं। अच्छा मैम, अभी तो हमने समझा ही नहीं ये नॉर्मल वाली कंडीशन क्या है, इसके बारे में भी समझा दो एक बार। तो यहाँ देखिए, टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड कुछ नहीं होता। मैं ऐसे ही जनरली आपको बोल रही हूँ, ऐसे ही जस्ट जनरली बोल रही हूँ। आप अभी इमेजिन कीजिए कि आपके पास थियोडोलाइट है और ये वर्टिकल सर्कल आपके लेफ्ट साइड पर है और ये सामने टेलीस्कोप ऐसे है। ठीक है, जब वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट साइड पे होगा तो उसी को फेस लेफ्ट कंडीशन को टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। जनरली मैं चाहूंगी भी क्या कि इस तरफ ही सर्कल हो। आप अब ऐसे बताना आपको आसान किस में हो रहा है, आसान किस में हो रहा है। मैं पर्सनली बोलूं, अगर वर्टिकल सर्कल यहाँ है, थियोडोलाइट यहाँ है, मैं आसानी से इसको घुमाऊंगी और ऐसे रीडिंग ले लूंगी। अगर फेस राइट कंडीशन होती तो रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है मैम, इस तरफ वर्टिकल सर्कल है और ऐसे को देखूंगी तो थोड़ा अलग सा लग रहा है कि इधर को रीडिंग बढ़े। समझ रहे हो? तो अगर फेस लेफ्ट कंडीशन है उसको बोल देंगे टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि टेलीस्कोप नॉर्मल इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड हो जाएगा। फेस लेफ्ट कंडीशन मतलब टेलीस्कोप नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों? क्योंकि भाई मुझे नॉर्मल लग रहा है, मुझे नॉर्मल लग रहा है रीडिंग लेना जब टेलीस्कोप मेरे, जब वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट साइड पे है। तो टेलीस्कोप नॉर्मल इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन वर्टिकल सर्कल इज ऑन लेफ्ट साइड। तो मेरे को सिर्फ क्या याद रखना है, फेस लेफ्ट कंडीशन को ही टेलीस्कोप नॉर्मल बोलते हैं। और जो फेस राइट कंडीशन है, जो हमारी फेस राइट कंडीशन है, उसको टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलते हैं। याद हो गया? याद हो गया क्या?
है ना, फेस राइट में इरिटेट कर रहा है ना थोड़ा सा, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं। आप पर्सनली आप अपने सामने टेलीस्कोप लो, दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है आपको? ये वाला लगेगा शायद। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक टेलीस्कोप नॉर्मल हो गया, एक टेलीस्कोप इन्वर्टेड हो गया। कि मैम अब एक ही जगह की अगर आप दो रीडिंग लेते हो, या फिर एक ही जगह को आप फेस लेफ्ट से भी रीडिंग लेते हो और फेस राइट से भी रीडिंग लेते हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे? डबल साइटिंग। फेस लेफ्ट को ही क्या बोला? टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन, और फेस राइट को ही क्या बोला? टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन। सेंटरिंग मैंने आपको बता दिया, सेंटरिंग आपको बता दिया। चलो ऐसे तो कोई भी चलेगा, मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है नंदलाल, ऐसे तो कोई भी चलेगा, पेपर में फेस लेफ्ट और फेस राइट याद रखना होगा ना। तो फेस लेफ्ट कंडीशन जो है वो हमारी क्या होगी? अपनी टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन होगी। ठीक है, सेंटरिंग की बात मैं जो आपको समझा रही थी, तो ये तो सेम चीज है, ऑपरेशन ऑफ सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट ओवर द स्टेशन मार्क। अब देखो हुआ क्या कि आपने थियोडोलाइट को इस ट्राइपॉड के ऊपर रखा है, आप चाहते हो इसका सेंटर फाइंड आउट करना। ये क्या है आपका? मैम थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट को इसके ऊपर रखा है, मैं सेंटरिंग करना चाहती हूँ। ये मेरा इस तरीके से सामने हमें टेलीस्कोप दिख रहा है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि हवा चल रही है बड़ी तेज। अगर हवा चल रही है तो क्या मेरा प्लम बॉब तो सिंपल एक पतला सा धागा ही है। हवा चल रही है तो मेरा प्लम बॉब ऐसे ऐसे होने लग जाएगा क्या? अगर हवा चलेगी, तेज हवा चल रही है, पहले तो बोलेंगे मैम तेज हवा में आप प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हो, बारिश में थोड़ी ना थियोडोलाइट लेके जाओगे। पर चलो मान लो तेज हवा चल रही है, तो मैम मेरा जो प्लम बॉब है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो सेंटरिंग तो कर ही नहीं पा रहा है। तो मैम अगर वो सेंटरिंग नहीं कर पा रहा है, तो अब मैं बताओ कि इससे सेंटरिंग कैसे करूं? तो इन्होंने ना एक बहुत बढ़िया चीज बनाई। किसने बनाई? जिसने टेलीस्कोप थियोडोलाइट बनाया उसने क्या गेम खेली, उसने यहाँ पर एक छोटा सा, कहाँ पर? जहां मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगी। यहाँ पर एक छोटा सा ना साइट करने के लिए एक लेंस जैसा है, आप उससे देख रहे हो। अब मैं क्या हूं? मैं यहाँ से देखूंगी, यहाँ से देख रही हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ से देखने पे क्या दिख रहा है? मैम मुझे यहाँ से देखने पे, देखो कितनी मजेदार चीज बनाई, मतलब अच्छा दिमाग लगाया। कि जब मैम आप यहाँ से देखोगे, यहाँ ना एक मिरर लगा दिया उसने, यहाँ एक मिरर लगा दिया। तो हुआ क्या? अगर मैंने ना अपने दोस्त को बोला कि भाई तू पत्थर रख दे, पत्थर वाला काम किया होगा आपने जब कॉलेज में सेंटरिंग करते थे, तो आपने यहाँ पर बोला कि भाई तू अपने आइडिया से कहीं पे पत्थर रख दे। जब वो कहीं पत्थर रखेगा ना, तो पत्थर से लाइट की रे इस मिरर पे आएगी, टकराएगी, टकरा के फिर से आपकी आंखों पे पहुंच जाएगी। तो आपकी आंखों में ये पत्थर आपको कब दिखेगा? जब पत्थर हमारे इस थियोडोलाइट के बिल्कुल सेंटर पे पड़ा होगा। अगर आपको इधर उधर दिख रहा है, आप इस पत्थर को लेफ्ट राइट मूव करोगे तो देखो, ये यहाँ पर जो लगा था ना, जो यहाँ पर एक छोटा सा, जिससे मैं ऐसे करके साइट कर रही हूँ, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्लूमेट। यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, ऑप्टिकल प्लूमेट। मैंने आपको इसको इसलिए समझाया क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि अगर विंडी कंडीशन है, बहुत हवा चल रही है, विंडी कंडीशन, बहुत हवा चल रही है, आप सेंटरिंग नहीं कर पा रहे, तो आप किसकी हेल्प से सेंटरिंग करोगे? आप ऑप्टिकल प्लूमेट की हेल्प से सेंटरिंग करोगे। समझ गए? आप यहाँ से देखोगे और आपको ग्राउंड पर पड़ी हुई चीज दिखाई देगी, तो ऑप्टिकल, हाँ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड सौरभ आनंद। तो रिफ्लेक्शन होगा और आपकी आंखों तक लाइट वापस पहुंच जाएगी, आपको फिर से सेम चीज दिखाई दे रही होगी। कोई कोई भी डाउट यहाँ तक? बोलो, आसान चल रहा है सब कुछ? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पहले ही समझा दी गई है। आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएं, इसलिए मैं प्रॉपर डेफिनेशन इस फॉर्म में लिख कर आई हूँ, ताकि आप एक बार लिखोगे, समझ अभी आ गया, तो आप जब लिखोगे तो सब चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो वर्टिकल एक्सिस किसको बोला? वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट इज द एक्सिस अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट इज रोटेटेड इन विच प्लेन। मैम आपने बता ही दिया है, जब एक्सिस वर्टिकल है तो प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और इसी एक्सिस को हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, क्या बोलते हैं? एजिमुथ एक्सिस भी बोलते हैं। The telescope and the horizontal circle can rotate the vertical axis independent of the each other। इसका मतलब है कि जो आपका वर्टिकल सर्कल है और जो थियोडोलाइट है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा। द टेलीस्कोप एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल
कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमेगा, इंडिपेंडेंट की मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। बस लेफ्ट राइट में माइनर कंफ्यूजन है। आप अपनी साइड का लेफ्ट राइट देखोगे, अपनी साइड का लेफ्ट राइट देखो, क्योंकि मेरी साइड देख रहे हो तो मेरी साइड लेफ्ट अलग होगा, आपकी साइड लेफ्ट अलग होगा। प्रियांशी फिर भी आप बता सकते हो आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट में कंफ्यूजन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी एक्सिस थी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो एक्सिस थी एट विच टेलीस्कोप रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। टेलीस्कोप ऐसे ऊपर नीचे घूमेगा। तो एक एक्सिस मैंने आपने अपने चार्जर से दिखाई थी मैम, चार्जर की वायर से दिखाई थी, तो वो एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी। प्लेन कौन सा है? वर्टिकल प्लेन है। क्लियर हो गया? वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये मैं 10 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि जब आपको अब मुझे आंसर कर दो, मैं मानूंगी कि आपको एक्सिस समझ में आ गई। जब आपको टेलीस्कोप की हेल्प से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, तो अब मुझे बताओ कि टेलीस्कोप किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। अब मैंने बोला हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब लेफ्ट राइट, तो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ये आंसर कर देना। हम्म प्रियांश, प्रियांश नाम है आप, मेरे को आपका नाम प्रियांशी क्यों नजर आ रहा है फिर? सॉरी अगर प्रियांश हो, एक बार फिर से मैसेज लिख दो, मैं ध्यान से दे, अगली बार ध्यान रखूंगी। प्रियांश है, प्रियांश सैनी है। अरे सॉरी, पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब ना वो एक नाम ऐसे लगता है, प्रियांश है तो प्रियांशी ही बन जाता है वो फ्लो फ्लो में। सॉरी है ना अगर आपको बुरा लगा हो, प्रियांश याद रहेगा आप मुझे। अच्छा, तो वर्टिकल एक्सिस होगी ना, आपको याद हो गया, मतलब ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट। अगर आपको एक्सिस और प्लेन क्लियर है तो ये बात समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से देखिएगा, अगला पेपर में पूछे जाने वाला सवाल आप अपने आप ही आंसर कर दोगे। ये वाली एक्सिस कौन सी हुई इंस्ट्रूमेंट की? मान लो ये मैंने इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस बनाई, ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट की, ये कौन सी एक्सिस होगी मैम? ये वर्टिकल एक्सिस होगी। ये कौन सी एक्सिस होगी? ये हमारी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मैंने थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप था वो दिखाया। टेलीस्कोप से जो एक्सिस जाएगी, जो एक्सिस जाएगी व्हेन टेलीस्कोप इज हॉरिजॉन्टल, कौन सी एक्सिस होगी ये? व्हेन टेलीस्कोप इज हॉरिजॉन्टल, डायफ्राम के सेंटर से जाने वाली ऑब्जेक्टिव लेंस तक की जो लाइन होगी, जो एक्सिस होगी, उसको क्या बोलेंगे? डायफ्राम के सेंटर से लेकर ऑब्जेक्टिव तक जाने वाली लाइन, आगे वाली काट दो, यहां से यहां तक जाने वाली लाइन जो होगी वो कौन सी एक्सिस होगी? गलती कर रहे हो अब आप फिर से शिवम, हॉरिजॉन्टल नहीं है, लाइन ऑफ साइट, या फिर इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब मुझे आंसर करिएगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब फिर से ध्यान से देखिएगा, अब आपका जो थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप है वो ऐसे दिख रहा है मैम, ये वाली लाइन लाइन ऑफ साइट है। मुझे बताओ जो बोर्ड से बाहर ऐसे आ रही है, जिस एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप ऐसे घूमेगा, जो इसमें अभी मैंने बनाई नहीं है मैम, ये तो आपने ऐसे दिखा दिया, सीधी वाली लाइन लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जिस एक्सिस के अबाउट ये टेलीस्कोप घूमेगा उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? जिस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा ऐसे ऐसे करके, तो उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? ट्रूनियन एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मतलब मैम 3D में अब आप इससे बोर्ड से बाहर तो आ नहीं सकते हो, हमारे पास ऐसी पावर तो है नहीं, तो आप इसको 3D में ऐसे पीछे की तरफ जाते हुए ही दिखा सकते हो। तो वो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा, उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया ट्रूनियन एक्सिस। क्लियर हो गया? ट्रूनियन एक्सिस। अब देखो, क्या मैं इस डायग्राम से कुछ पॉइंट्स लिख सकती हूँ इंपॉर्टेंट? पहला पॉइंट देखिएगा, जो वर्टिकल एक्सिस है और लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, दोनों के बीच कितना एंगल दिखाई दे रहा है? जो वर्टिकल एक्सिस है और लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? हमेशा 90 डिग्री का, सीधी लाइन और जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, दोनों के बीच हमेशा कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए?
90 डिग्री का। अच्छा, दूसरी मैम, ये जो ट्रूनियन एक्सिस बनाई और लाइन ऑफ कॉलिमेशन, अगर हम सामने से देखें तो ये वाली लाइन ऑफ कॉलिमेशन है और जो यहाँ से जा रही है ये हमारी ट्रूनियन एक्सिस है। सीधी वाली लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये ट्रूनियन, दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा? ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन, मैम 90 डिग्री का। तो ये वाली लाइन कौन कौन सी है? ये हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन और ट्रूनियन एक्सिस, इनके बीच भी कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो दूसरा आ गया, जो हमारी ट्रूनियन एक्सिस होगी परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके? परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट है, पेपर में पूछी गई है जो, कि कौन सी एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होगी। अगर ये याद हो गया तो बहुत मतलब बढ़िया हो जाएगा। अच्छा मैम, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल था। हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है, मान लीजिए कि अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में यहाँ पर जो, अगर ये पूरा लेवल है तो बबल कहाँ पर होगा? मैम सेंटर पे होगा। आपने बोला बबल के टेंजेंट से जो एक्सिस जाती है उसको कौन सी एक्सिस बोला था? देखिए जरा, किसको याद है? जब इंस्ट्रूमेंट लेवल होता है, जब इंस्ट्रूमेंट लेवल होता है तो बबल के सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस है उसको कौन सी एक्सिस बोला जाता है? बबल के सेंटर से जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसे कौन सा एक्सिस बोला जाता है? ये मैंने बनाया है हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये मैंने बनाया है हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो मैम इसको कौन सी एक्सिस बोलते हैं? थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बोलो। ये आप ही क्यों लिखते रहते हो और एक बात पे? हाँ, ये हमारा कौन सी एक्सिस हो गई? एल्टीट्यूड एक्सिस होती है, बबल एक्सिस होती है, कौन सी एक्सिस होती है? जो एक्सिस हमारी बबल ट्यूब के सेंटर से जा रही है। वेरी गुड, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ये है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ। जो हमारी एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होगी, मान लीजिए ये हमारा थियोडोलाइट है, ये सामने की तरफ ऐसे देख रहा है, तो मैम सामने वाली लाइन कौन सी हुई? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो हमारी जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होगी, वर्टिकल सर्कल के साथ भी मैम एक बबल ट्यूब लगी है, तो उसमें जब बबल सेंटर पे होगा तो ये किसके पैरेलल होगी? लाइन ऑफ कॉलिमेशन के ना। लाइन ऑफ कॉलिमेशन मैम ऐसे सीधा जा रहा था, बबल जो होगा वो वर्टिकल सर्कल पे ही रखा हुआ है हमने, तो यहाँ से भी लाइन सीधी जाएगी। तो किसके किसके परपेंडिकुलर, किसके पैरेलल होगी ये लाइन? तो मैम ये वर्ड इस यहाँ था, बबल ट्यूब इसके बिल्कुल साथ रखी थी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए वर्टिकल सर्कल में। तो वर्टिकल सर्कल में जब भी आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्टिकल सर्कल में ये लाइन और हमारी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ और लाइंस के बारे में भी समझ लेते हैं, कुछ और लाइंस के बारे में भी समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये मैंने यहाँ पर बना रखा है, जो भी वहां पर समझाया, मुझे लगता है वहां से ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल सर्कल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल सर्कल। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल है, दोनों के बीच कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कोई भी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, बोलेंगे कि फॉर अ थियोडोलाइट कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? तो हॉरिजॉन्टल सर्कल परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल सर्कल के, ठीक है। वर्टिकल सर्कल मस्ट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो ये क्या चीज है मैम? वर्टिकल सर्कल तो ये था, ये हमारा टेलीस्कोप था, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ से जा रही थी। क्या वर्टिकल सर्कल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 90 डिग्री पर है? बताओ, क्या वर्टिकल सर्कल, ये वर्टिकल सर्कल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? एक बार वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी तो चीजें याद रहेंगी। ये वर्टिकल सर्कल और मैम हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, पहली दो क्लियर हो गई हम लोगों को। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब ये एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इस डायग्राम में कौन सी बताइए? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल जो यहाँ पर मैं बना रही थी और बीच में मैं आपको वर्टिकल सर्कल पर ले गई। तो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मतलब मैम ये बबल वाली जो ट्यूब की जो एक्सिस यहाँ से जाएगी वो ये वाली है। तो ये किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए? वर्टिकल एक्सिस के। बात भी समझ में आती है कि मैम बबल ट्यूब जब सेंटर पे है तो बबल से टेंजेंट होती हुई लाइन सीधी ऐसे जाएगी,
तो वो किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैम, जो इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस जा रही है, तो ये वाली लाइन और बबल की वाली लाइन, तो ये क्या होगा, ये हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो लाइन एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। मतलब मैम अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इसमें ये बबल है, तो बबल की एक्सिस ये हो गई, ये इसके 90 डिग्री पर होना चाहिए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो आपको पीछे ही समझा दिया। लाइन ऑफ कॉलिमेशन सीधी जाती हुई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे आती हुई, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अगला, फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप, जब टेलीस्कोप पूरा लेवल है एंड एल्टीट्यूड बबल एट द सेंटर, जो किसी हाइट पर बबल था वो सेंटर पर है, द रीडिंग शुड बी 0 0। ये बताया था आपको कि जब आपका ये वर्टिकल सर्कल में रीडिंग यहाँ 0 होती है, यहाँ 0 होती है, तो इसने बोला कि जब आप सामने यहाँ पर थियोडोलाइट से ऐसे करके बिल्कुल लेवल होके देखोगे, तो मैम जब ये बबल यहाँ पर सेंटर पर होगा ना, ये लेवल होगा, तो दोनों का 0 0 एक दूसरे से मिलना चाहिए कि नहीं, दोनों का 0 0 एक दूसरे से मिलना चाहिए कि नहीं, किसका 0, वर्टिकल सर्कल और टेलीस्कोप का 0 0 मैम मिलना चाहिए जब इंस्ट्रूमेंट का पूरा प्रॉपर वो लेवल है। So for horizontal position of telescope, for altitude bubble and the center reading and the vertical circle must be 0, मतलब 0 0 पे मैच होनी चाहिए रीडिंग। तीसरी स्टेटमेंट, 3 लाइंस हमने बनाई, लाइन ऑफ साइट, ट्रूनियन एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ये देखो सारी एक ही बिंदु पे मिलनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट, वर्टिकल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस, ये सारी एक ही पॉइंट पर मिलनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर मिलती हुई दिखाई। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलनी चाहिए, और जहां पर वो मिलेगी उसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जहां पर वो सारी मिलेंगी उसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये सारी स्टेटमेंट एक बार याद कर लो, मतलब एक बार आज सुन लो, उसके बाद एक बार वीडियो में को देख लेना फिर से, फिर जब नोट्स में लिखोगे वो रिवाइज करना, फिर जो नहीं समझ आएगा मुझसे पूछना। हॉरिजॉन्टल सर्कल वर्टिकल सर्कल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए मैम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन ऑफ कॉलिमेशन के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और हमारी जो एक्सिस मतलब ये ज्यादातर मैंने देखा है पेपर में यहाँ से क्या पूछा जाता है। मैं ये नहीं बोल रही ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर से वो चीजें पूछी जाती है ना, ये चैप्टर से वो चीजें पूछी जाती है जो हम रट के जाते हैं और पेपर में गलती करके आते हैं, इसीलिए मैंने इसको टाइम लगा के करवाया। बहुत सारे सवाल नहीं आते, जो आते हैं मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 5th नंबर क्या है, 5th नंबर बोल रहा है फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप एल्टीट्यूड बबल सेंटर पे होगा। एल्टीट्यूड बबल कहाँ था, जो वर्टिकल सर्कल के साथ लगा था, वर्टिकल सर्कल के साथ लगा था। मैम ये इंस्ट्रूमेंट से मैं ऐसे देख रही थी, कहाँ देख रही थी, बिल्कुल सामने देख रही थी। जो बबल ट्यूब है वो इसके साथ लगी है वर्टिकल सर्कल के। जब इंस्ट्रूमेंट लेवल होगा तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए बताओ, इस टाइम पे मेरी वर्टिकल एंगल कितना है, बताओ इस टाइम पे मेरा वर्टिकल एंगल कितना है, ये बता दीजिए। तो वर्टिकल एंगल कितना है मैम, इस टाइम पे 0 है। तो इसका मतलब था कि हमें जब इंस्ट्रूमेंट लेवल होगा, एल्टीट्यूड बबल सेंटर पे होगा, तो यहाँ से जो एक ये जो जा रहा है ना, ये रीडिंग कितनी दिखानी चाहिए, 0 0। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच जो रीडिंग होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच जो रीडिंग होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर हो गया सभी को। अभी मैं फिर भी कुछ चीजें ज्यादा बता रही हूँ, मैं ज्यादा इसलिए बता रही हूँ जो चीजें मतलब थोड़ा सा आप अगर किसी ने सो जाना है तो मैं तो बोल रही हूँ इससे अच्छा अपनी नींद पूरी कर लो। शिवम क्यों ऐसे आधी नींद में क्लास देख रहे हो, आधी नींद में ऐसे आ रहे हो जा रहे हो, और जो अच्छे से इमेजिन करके जो मैं ज्यूम करके बता रही हूँ ऐसे समझो, अगर वो वैसे पढ़ेगा तो वो बोर नहीं होगा। ठीक है, जिसको पता ही है कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है अच्छा नहीं हो पाएगा, मैं बता दे रही हूँ, अगर इस क्लास में आपको ये इतना आसान बना के भी समझ नहीं आया ना, तो हमेशा थियोडोलाइट चैप्टर आपके लिए मुश्किल रह जाएगा।
जैसे इंक्लूडेड एंगल को आपने मुश्किल बनाया हुआ था और थियोडोलाइट को बनाया हुआ था, अगर ये अभी समझ में नहीं आया, रिवीजन कर लिया, फिर समझ नहीं आया, फिर नहीं आएगा समझ। ठीक है, फिर मैं आपको झूठा दिलासा भी नहीं दूंगी कि फिर पढ़ोगे तो आ जाएगा। अब देखिए, अब मैंने आपको बोला कि फेस लेफ्ट रीडिंग और फेस राइट रीडिंग मतलब एक ही जगह की रीडिंग लेनी है। पहले मैं फेस लेफ्ट से ले रही हूँ, फिर मैं फेस राइट से ले रही हूँ। तो फेस लेफ्ट और फेस राइट वाली रीडिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हमारा कोई एरर आ रहा है, किस वजह से एरर आ रहा है? अगर एरर आ रहा है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, जो कि होनी चाहिए, अगर इस वजह से एरर है तो रिमूव हो जाता है। अगर इस वजह से एरर है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है वर्टिकल एक्सिस के, वो एरर अपने आप रिमूव हो जाता है। और एरर ड्यू टू अगर लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेवल, ये कौन सा है मैम? जो आप अभी पीछे लिख रहे थे उसको आप लिख देते, किसी ने बोला भी था। तो यहाँ पर जो बबल है, ये जो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, और ये एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड लेवल की जो एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के क्या दिख रही है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रही है। तो मैम ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अगर पैरेलल नहीं है, उस वजह से अगर रीडिंग में कोई गलती हो रही है, तो हम ये सारे एरर रिमूव कर सकते हैं। तो हम सारे एरर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एरर को रिमूव करना इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर आप ईएससी के लिए पढ़ रहे होते तो मैं बता देती, क्योंकि मैंने पहले उनके लिए पढ़ाया है जब, तो मैंने वो बताया भी है कि कैसे रिमूव होते हैं। अभी आपको अपने जेई, एई, पीएसयू और एसएससी जेई के लिए वो ज़रूरी नहीं है, तो मैं हर वो वाली चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर रही। अभी के लिए ध्यान रखना, अगर हम ये दो, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना कि मैम अगर मैं एक रीडिंग θ1 ले रहा हूँ यहाँ पर 30 डिग्री 10 मिनट, तो दूसरी θ2 जो मैं मेजर कर रहा हूँ वो 30 डिग्री 0 मिनट, और तीसरी रीडिंग, मतलब मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर मैं एक ही रीडिंग को एक बार लूं या एक ही रीडिंग को दो बार लूं और उसका एवरेज निकालूं, किसको आप बोलोगे कि वो ज्यादा सही वैल्यू के पास आएगी? बताना। एक बार मैं बोल रही हूँ कि मैं एक रीडिंग को एक बार ले रही हूँ, और वहां पर मैं बोल रही हूँ एक रीडिंग को मैं दो बार ले रही हूँ और उसका एवरेज निकाल रही हूँ। आपको कौन सी वैल्यू है जो ज्यादा सही, जिसको मानोगे? मैम जिसको आपने दो बार मेजर करके एवरेज निकाला है। तो आप मान लीजिए जो गलती होती है वो हमारी आधे से ज्यादा करेक्ट हो जाती है जब हमारे जब हम फेस लेफ्ट और फेस राइट, मतलब डबल साइटिंग, जब हम डबल साइटिंग करते हैं, तो अगर कोई एरर भी आता है तो वो हमारा अपने आप रिमूव हो जाता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अभी पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिव होके मुझे सुन रहे हैं। तो क्या है? वाइल यूजिंग अ थियोडोलाइट, हाउ टू चेंज द रीडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए आपको क्या इसमें से कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी होगी? कौन सी कंडीशन यहाँ पर आपकी फुलफिल होनी चाहिए कि आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करो? चलो जल्दी से बता दीजिए, आंसर बता दीजिए इसका। इसका आंसर बता दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन सी। हाँ, थियोडोलाइट। हाउ टू चेंज द रीडिंग, रीडिंग चेंज होनी चाहिए, ये सी बता रहे हैं आप। अपर क्लैंप इज लूजेंड, लोअर क्लैंप इज टाइटेड। वेरी गुड, जिसने भी आंसर सी बताया है वेरी गुड। अब मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका गलत नहीं होगा। अब जो मर्जी दुनिया की ताकत आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होना भी नहीं है और अपने साथ साथ मेरा नाम भी रोशन करना है। अच्छा, इसका आंसर बताइए। जो लीस्ट काउंट होगा हमारे थियोडोलाइट का, वो थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है? थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट, ये क्या हो रहा है गणेश? आपको सारे जानवर बना के भेज दिए। लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट इज मैम 20 सेकेंड्स। एसएससी जेई में पूछा गया है, इसने मेंशन नहीं किया कि ये कौन से टाइप का थियोडोलाइट है, तो आंसर क्या करेंगे? 20 सेकेंड्स। एसएससी जेई का अगला क्वेश्चन, इन अ थियोडोलाइट। अब जो दिमाग खोल के पढ़ रहे थे, मुझे आपके कमेंट से आइडिया लग जाता है कि कौन आंसर करेंगे। तो एनोनिमस वर्मा जी, आप तो आंसर कर रहे हो, आप तो बोल रहे थे मैम ऊपर से जा रहा है।
इन अ थियोडोलाइट लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही बैठेगा? और ये वो क्वेश्चन है अभी अभी पढ़ाया है और अभी अभी आपको देखना है कि किसके कौन सा आंसर सही होना चाहिए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज, करेक्ट आंसर इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होना चाहिए, किसके पैरेलल होगा या किसके परपेंडिकुलर होगा? कुमार सोनू का आंसर मिल गया मुझे सबसे पहले, बाकी लोग सारी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। चाहे बल्ब में लिखना पड़े, बल्ब में क्यों लिखेंगे मनोज भट्ट? तो आंसर इज ऑप्शन सी। अब मुझे लगता है कि आप मेरे स्टूडेंट बन गए हो, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर सही कर दिया है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपका कोई भी दोस्त जो तैयारी कर रहा है आप उनसे पूछना, और सारे एक्सिस, परपेंडिकुलर, पैरेलल और ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, कुछ भी पूछ लेना, देखना कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको आंसर करने में और आप ऐसे ही बता दोगे अगर आप रिवाइज करते हो। ज्यादा हवा में नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन हाँ अगर आप रिवाइज करते हो तो इसमें एक चीज आती है, बस वो पढ़ेंगे क्योंकि हम ट्रेवर्सिंग तो शुरू नहीं कर पाएंगे आज, कि जब भी हम थियोडोलाइट की टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट समझते हो क्या होता है? टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है बताइए? अच्छा, टेम्परेरी एडजस्टमेंट मैंने कंपास सर्वे में ये समझाया था, वो एडजस्टमेंट होती है जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाऊंगी तो हर जगह पर जाने पर मुझे उस इंस्ट्रूमेंट की वो थोड़ी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं टेम्परेरी। जब भी इंस्ट्रूमेंट नई जगह पर होगा, ठीक है गणेश आपने ही पहले आंसर दिया, ठीक है आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अब तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है सुनना, सारी लाइंस बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आता है इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग का मतलब है सबसे पहले मैं ग्राउंड पे ट्राइपॉड को रखूंगी, सबसे पहले मैं ग्राउंड पर ट्राइपॉड को रखूंगी। ट्राइपॉड पर रखने के बाद मैं ट्राइपॉड की लेग्स जो होती हैं तीन, उसकी हेल्प से एक माइनर सा लेवल कर दूंगी कि मेरा जब मैं उसके ऊपर थियोडोलाइट को रखूं तो वो टेढ़ा ना आए, तो मैंने उसको थोड़ी सी एडजस्ट कर दिया। और ट्राइपॉड की लेग्स को मैंने इतना रखा, यहाँ पर है ट्राइपॉड की लेग्स आ रही, क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर मेरा थियोडोलाइट आएगा तो टेलीस्कोप मेरी आंखों तक पहुंच जाए। तो इनिशियली मैंने क्या किया, थियोडोलाइट की हाइट एडजस्ट करी, और जो ट्राइपॉड था उसके जो लेग्स थे ना उसको थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर मैंने क्या किया, इस तरीके से रखा कि वो थोड़ा सीधा आ जाए। तो वो हो गया सबसे पहले इनिशियल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरे नंबर पे क्या किया, सेंटरिंग की। सेंटरिंग मतलब अब मैंने ट्राइपॉड की तीनों लेग्स को इस तरीके से एडजस्ट किया था कि मेरा इंस्ट्रूमेंट पूरा क्या है, लेवल। अब उसकी तीन लेग्स हैं, आपको बता दिया मैंने सेंटरिंग 2 बार, इसलिए फिर से नहीं बता रही हूँ। सेंटरिंग का मतलब है इन तीनों लेग्स का सेंटर ढूंढना है। हम प्लम बॉब का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं हवा बहुत ज्यादा चल रही है तो हम ऑप्टिकल प्लूमेट का यूज कर सकते हैं। चलो अब गणेश का पीछा छोड़ो, अब यहाँ पर सुने सब लोग। तो ऑप्टिकल, या इसको लेजर प्लूमेट भी बोलते हैं, और या फिर इसको हम प्लम बॉब की हेल्प से, या फिर हम इसको प्लम बॉब की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, सेंटरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, ट्राइपॉड की लेग्स एडजस्ट करी, उसके ऊपर मैंने थियोडोलाइट को रख दिया, फिर मैंने सेंटरिंग कर दी। सेंटरिंग करने के बाद मेरा अगला काम क्या आएगा, अब मेरे को पूरा प्रॉपर लेवल करना है। तो पूरा प्रॉपर लेवल का मतलब, मैम जो आपने यहाँ पर ये बबल ट्यूब दिखाई थी ना, अभी जो आपने यहाँ पर बबल ट्यूब दिखाई थी कहाँ गई हमारे इंस्ट्रूमेंट में, ये वाली। तो अब मुझे ये वाली जो बबल ट्यूब है, इसमें जो बबल है उसको सेंटर पे लेकर आना है, इसमें जो बबल है उसको सेंटर पर लेकर आना है। अब मुझे क्या करनी है, लेवलिंग करनी है। और बबल को सेंटर पे लाने के लिए किसकी हेल्प लूंगी, ये जो 3 फुट स्क्रू लगे हुए हैं, ये 3 फुट स्क्रू लगे हुए हैं, ये 3 फुट स्क्रू की हेल्प से मैं क्या कर पाऊंगी, लेवल करूंगी। इन फुट स्क्रू को जब आप रोटेट करते हो, जब फुट स्क्रू को आप घुमाते हो, तो यहाँ पर जो बबल होता है ना, ये बबल लेफ्ट या राइट साइड पे जाता है, ये बबल लेफ्ट या राइट साइड पे जाता है। तो अब जब मैंने मैम ट्राइपॉड से तो एक जनरल सा देखा था कि ट्राइपॉड की 3 लेग्स इस तरीके से आनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट लेवल हो, लेकिन मुझे उसको प्रॉपर लेवल करना है, बबल सेंटर पे लाना है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या था, इनिशियल सेटिंग, दूसरा स्टेप था सेंटरिंग, और जो मेरा तीसरा स्टेप है वो क्या है, लेवलिंग। अब मैंने लेवलिंग किसकी हेल्प से करनी है,
अब मुझे लेवलिंग करनी है फुट स्क्रू की हेल्प से। तो ये क्या लगे हैं मैम, फुट स्क्रू लगे हैं। ये पहला स्क्रू, ये दूसरा स्क्रू, ये तीसरा स्क्रू। इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है कि पहले हम किन्हीं भी 2 फुट स्क्रू को घुमाते हैं। ये पेपर में नहीं आता, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए है कि मैम 3 फुट स्क्रू आप अगर प्लान में दिखाओ तो वो ऐसे दिख रहे होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे 3 स्क्रू। तो पहले किन्हीं 2 स्क्रू को हम घुमाएंगे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, इस तरीके से घुमाएंगे कि बबल कहाँ आ जाए, सेंटर पे आ जाए। फिर उसके बाद मैम सिर्फ तीसरे वाले जो स्क्रू है उसको, फिर इन 2 को नहीं छेड़ना है, फिर तीसरे वाले स्क्रू को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कब तक, जब बबल सेंटर पे ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे मैम, हम क्या करेंगे, जब सेंटरिंग करनी होगी तो पहले फुट स्क्रू की हेल्प से सेंटरिंग करेंगे। फुट स्क्रू को हम या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज में। कब तक, जब तक आपका बबल जो है वो सेंटर में ना आ जाए। ठीक है, जब तक आपका बबल जो है वो सेंटर पे ना आ जाए। क्लियर है। तो तीसरा स्टेप हो गया लेवलिंग। अब जब मैंने लेवलिंग कर ली उसके बाद आता है मैम फोकसिंग ऑफ आई पीस। आई पीस मतलब जिससे मैं देख रही हूं उसको फोकस करना है। फोकस करने के लिए क्या लगा होगा, फोकसिंग स्क्रू लगे होंगे। तो फोकस करने के लिए लगा होगा फोकसिंग स्क्रू। तो मैम आई पीस को कैसे फोकस करेंगे, आई पीस को फोकस करने के लिए क्या बोला है, पॉइंट द टेलीस्कोप टू द स्काई और होल्ड द वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैम ये आपका टेलीस्कोप था, मैं अपने आई पीस से ना, मुझे अभी ब्लर ब्लर दिख रहा है, मेरा आई पीस को फोकस करना है। इसी के साथ में मैंने जहां पर आई पीस है गोल गोल स्क्रू लगा है, मैं उसको गोल घुमाऊंगी तो स्क्रू से क्या होगा, फोकस होगा। तो मैंने क्या किया, स्काई की तरफ देखा, स्काई की तरफ देखा, तब तक घुमाया जब तक मुझे आसमान बिल्कुल साफ ना दिख जाए, जब तक आसमान बिल्कुल साफ ना दिख जाए। या फिर क्या किया, मैं अपने यहाँ पर सामने एक, जहां पर हाथ है, खाली प्लेन कागज रख दिया। तो जब प्लेन कागज से आपने ऑब्जेक्टिव लेंस पे रख दिया, मैं यहां से स्क्रू को घुमाऊंगी तो वो प्लेन कागज ब्लर नहीं दिखना चाहिए, एकदम साफ दिखना चाहिए। तो जब वो साफ दिखेगा तो मतलब मेरा आई पीस क्या हो गया, पूरा प्रॉपर फोकस हो गया है। तो फोकसिंग ऑफ आई पीस। दूसरा आता है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैम ये 2 लेंस थे, हमने जब इसे फोकस करना है, जब हमें इसे फोकस करना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, एक वाइट पेपर लगा देंगे या स्काई की तरफ देखेंगे। और जब मैम हमें इस वाले स्क्रू को, ये जो ऑब्जेक्टिव है, जब हमें इसकी हेल्प से फोकस करना है या इसको ऑब्जेक्टिव को फोकस करना है तो क्या करेंगे, कागज हटा दो, कागज हटा दो, इस वाले स्क्रू को घुमाओ। कब तक घुमाओ, जब तक आपको क्रॉस हेयर क्लियर ना दिख जाए। जैसे ही आपको क्रॉस हेयर क्लियर दिखेगा, जैसे ही आपको क्रॉस हेयर बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाए, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो पूरा फोकस हो चुका है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो पूरा फोकस हो चुका है। तो हमने 5 स्टेप दोहराने हैं। जल्दी से मुझे 5 स्टेप बता दीजिए, जल्दी से मुझे 5 स्टेप बता दीजिए जो मैंने आपको बताए। कौन कौन से 5 स्टेप करने हैं। सबसे पहले मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को जस्ट इनिशियली सेट किया, उसके बाद क्या किया मैम, सेंटरिंग कर दी। उसके बाद फुट स्क्रू की हेल्प से मैम लेवलिंग करी। लेवलिंग करने के बाद आई पीस जो है उसको हमने क्या करना था, फोकस करना था। सामने एक कागज रखा, उसकी तरफ देख रहे हैं या स्काई की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करना था। कब फोकस हो गया पता कैसे चलेगा, जब मुझे क्रॉस हेयर है ना, जो ऐसे करके दिख रही होगी 2 तारे, जब आप देखोगे बिल्कुल क्लियर एकदम तीखी ब्लैक कलर की सीधी लाइन जो है और हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों आपको क्या दिखाई दे, एकदम क्लियर दिखाई दे, तो वो हमारा फोकस हो चुका है। तो इसका मतलब है कि वो हमारा फोकस हो चुका है। क्लियर हो गया सभी को, बोलिए क्लियर हो गया सभी को। अब देखना, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। ये जो सवाल है, ये मैं उस सवाल को लिए ही आंसर में बताना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन आपका ना ईएससी एग्जाम में पूछा गया है, ईएससी के प्री में पूछा गया है और एसएससी जेई में नहीं पूछा गया है, स्टेट एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है, पर ईएससी प्री में आया है। तो मैं चाहती हूँ आपको जितना छोटा सा इसका आंसर बन जाए वो मैं बता दूं।
ये क्या होता है? स्पायर टेस्ट कहाँ किया जाता है ये पता होना चाहिए। स्पायर टेस्ट क्यों किया जाता है ये पता होना चाहिए। क्या होता है भाई ये स्पायर टेस्ट? अब ब्रेक एक ही बार मिलेगा गणेश, आपको पढ़ाना भी है मैंने और आपका सिलेबस भी कराना है। हर चीजें आपके दिमाग में भी जानी चाहिए, आपके क्वेश्चन भी बनने चाहिए, और मेरे पास टाइम भी कम है, आपके पास भी टाइम कम है एग्जाम तक का। तो फिर सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो क्या है? टेस्ट कैरिड आउट टू रिमूव द एरर ड्यू टू नॉन परपेंडिकुलर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं होता है जब, तो हम उस एरर को पहचानने के लिए जो थियोडोलाइट में अगर ये एरर आ गया, उस एरर को पहचानने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो स्पायर टेस्ट होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है। जो मैं बोलूंगी वो चुपचाप सुनते जाना, ठीक है? जो मैं बोलूंगी वो चुपचाप सुनते जाना। क्या किया मैंने? ये वर्टिकल सर्कल था, मेरे हाथ में थियोडोलाइट है, ये थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है। क्या हुआ मैम? आप वर्टिकल एंगल क्या करोगे? स्पायर का मतलब क्या होता है? स्पायर का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे इंडिया में तो कम ही देखने को मिलता है, पर आपने देखा होगा कि बाहर जो दिखाते हैं ना फॉरेन में, बिल्डिंग्स होती हैं कुछ इस तरीके की बनी होती है कि ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है, या मैं चर्च मान सकती हूँ इसको कि चर्च में भी ऐसा स्पायर होता है जिसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट हो। समझ रहे हो? मंदिर के ऊपर भी होता है ना ऐसा पॉइंट, तो जैसा वो पॉइंटेड हो ना ऊपर को, उसको स्पायर बोलते हैं बस। ये स्पायर क्या है? कोई भी बिल्डिंग ऐसी जिसके ऊपर मैम ऐसे करके ट्रायंगल बन के एक छोटा सा पॉइंट बना है, वो स्पायर है। तो स्पायर टेस्ट करने के लिए मुझे ये बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेगी पहली बात, ठीक है? बिल्डिंग या कुछ भी ऐसा जो स्पायर जैसा दिखता हो। आपने क्या किया? अब मैं मान रही हूँ कि मेरे सामने वो बिल्डिंग है, आपने सामने रख दिया इसको पीक पॉइंट हो, वेरी गुड आकी, पीक पॉइंट हो। तो मैंने थियोडोलाइट रखा है, वर्टिकल सर्कल है, मैं उस बिल्डिंग के पीक वाले पॉइंट को देख रही हूँ। क्या कर रहे हो आप इमेजिन कीजिए, आप इस बिल्डिंग के पीक वाले पॉइंट को देख रहे हो। अब जैसे जैसे मैं अपना टेलीस्कोप इस पीक पॉइंट से धीरे 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 नीचे लेकर आई, इस पीक पॉइंट से पॉइंट जैसे 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 धीरे धीरे नीचे लेकर आई, तो ये वाला नीचे जब पॉइंट आना चाहिए, क्या ये नीचे आकर यहाँ पर आना चाहिए? यहाँ से ऐसे ऐसे लेकर आओगे तो आप सामने जिस बिल्डिंग को देख रहे हो उस बिल्डिंग में ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट यहाँ नहीं आ रहा है, अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है, मान लेते हैं। अब आप पीक की तरफ देख रहे थे, लेकिन आप नीचे नीचे जैसे जैसे थियोडोलाइट को लाए, ये वाला पॉइंट तो यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मैम कि ये हमारी वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हमने क्या किया मैम? हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो मैं एरर और डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। हुआ क्या मैम? आप जब ऊपर से सीधा नीचे लाओगे तो यहाँ आना चाहिए था, अब गलती है। अब गलती है तो इस गलती को करेक्ट कौन करेगा? हम करेंगे। अब गलती है तो इस गलती को करेक्ट कौन करेगा? हम करेंगे। मान लो ये जो भी स्ट्रक्चर था, जब ये पॉइंट इधर आया तो मतलब एरर है। तो मैम हम क्या करेंगे अब? हम अपने थियोडोलाइट से इसके बिल्कुल सामने एक सीधी लाइन, पहले तो हम दीवार पे एक सीधी लाइन खींच देंगे, दीवार पे एक सीधी लाइन खींच दी। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? इंस्ट्रूमेंट की। तो जितने भी मैंने आपको बताया ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर और पैरेलल, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। एरर मैं समझाऊंगी। अच्छा मैम, यहाँ है ना, हम क्या करेंगे? हम इस इतने वाले पोर्शन का मतलब हम क्या निकालेंगे? इसका सेंटर। पहले मैं यहाँ पर अब थियोडोलाइट रखूंगी, टेलीस्कोप से बिल्कुल सामने देखूंगी और यहाँ पॉइंट मार्क कर दूंगी। फिर क्या करते हैं हम? यहाँ पर करते हैं अपने थियोडोलाइट में कुछ माइनर एडजस्टमेंट। अब थियोडोलाइट को आपको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा कि आप उसकी वर्टिकल एक्सिस को एडजस्ट कर सको। वर्टिकल एक्सिस उसके सीधे से जा रही थी, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम है। जब इंटरनल प्रॉब्लम है उसको खोल कर चेक करोगे और एडजस्ट करने के बाद यहाँ से अपने थियोडोलाइट से नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए, और फिर उस एडजस्टमेंट को फिक्स कर दोगे। तो ये स्पायर टेस्ट होता है। अब मत पूछना कि कहाँ से खोला, क्या निकला, किसको मिलाया, नहीं पूछा जाता, और मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने खुद कभी स्पायर टेस्ट नहीं किया है।
लेकिन स्पायर टेस्ट इसलिए किया जाता है और ऐसे किया जाता है, ये मुझे पता है, आपको भी यही पता होना चाहिए। और ये A1 A2 A3 क्या दिखाए हैं कि मैम यहाँ ए वाला स्पायर वाला पॉइंट था, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आना चाहिए था, अगर इस तरफ आया तो भी एरर है, अगर इस तरफ आया तो भी एरर है। तो इसका मतलब हम स्पायर टेस्ट कहाँ करते हैं, क्लियर है? क्लियर हो गया सबको? स्पायर टेस्ट कहाँ किया जाता है, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, एक चीज देखिएगा, अब जब मुझे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है उसके दो तरीके होते हैं। जब हमें हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। वो जो दो मेथड्स हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? वो दो मेथड जो हैं उसका नाम मेरे से पेपर में पूछ सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब मैम लेफ्ट से राइट ऐसे आप एंगल मेजर कर रहे हो। पहला मेथड है मेथड ऑफ रिपीटिशन। पहला मेथड है मेथड ऑफ रिपीटिशन। देखो मेथड ऑफ रिपीटिशन क्या है, मैं समझाती हूँ, आप समझना, पेपर के लिए तो नाम ही याद रखना है। मेथड ऑफ रिपीटिशन का मतलब है मैम इधर ए पॉइंट था, इधर बी पॉइंट था, आपको क्या करना है, आप यहां से एंगल को मेजर करते हुए आइए एक बार, फिर से आप वापस जाइए, फिर से एंगल को मेजर करते आइए दूसरी बार, फिर से वापस जाइए, फिर से एंगल को मेजर किया, मान लो मैंने 3 बार। तो मान लो इसी एंगल को मैं मेजर कर रही हूँ, वापस जा रही हूँ, फिर से इस एंगल को मेजर कर रही हूँ, वापस जा रही हूँ, फिर से इस एंगल को मेजर कर रही हूँ। तो 3 बार मैंने फेस लेफ्ट कंडीशन में एंगल मेजर किया, 3 बार मैंने फेस राइट कंडीशन में एंगल मेजर किया। टोटल मैंने एक ही एंगल को 6 बार पढ़ा है, टोटल मैंने एक ही एंगल को 6 बार पढ़ा है। और ये जो 6 वैल्यूज आई है ना, θ1 θ2 θ3 सो ऑन अप टू टोटल कितनी है θ6, जब इसको मैं 6 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं मानूंगी इसकी एंगल की वैल्यू है, वो मैं मानूंगी इस एंगल की वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बताइए। अभी क्लैंप वाली कहानी को छोड़ दो, अभी क्लैंप वाली कहानी को छोड़ दो। क्या ये समझ में आए कि जब आप एक ही रीडिंग को नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करोगे, फेस लेफ्ट और फेस राइट, तो वो हमारा रिपीटिशन मेथड होता है। रिपीटिशन मेथड हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमने इसमें नंबर ऑफ टाइम्स एक ही वैल्यू को पढ़ा है और उसका एवरेज निकाला है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी या एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्लैंप वाली कहानी, अभी आपके दिमाग में वो जो बैठी हुई है उसको वैसे ही बिठाए रखना। अच्छा, उसको भी मैं आगे जा रिपीट क्या करना है कुमार सोनू, मैंने बोला कि जब आप एक ही एंगल को नंबर ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार, फेस लेफ्ट से भी फेस राइट से भी, और फिर उसके बाद आप एवरेज निकाल रहे हो, उसके बाद जो एंगल आ रहा है उसको, तो मेथड के नाम में क्या लिखा है, रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब आप बार बार एक ही एंगल को मेजर करोगे, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। कहानी सुनाती हूँ आपको, रुक जाइए। एक मेथड है रीआइटरेशन मेथड। रीआइटरेशन मेथड, रीआइटरेशन मेथड में हम इस मेथड को कब यूज करते हैं इस बात का ध्यान रखना। इट इज जनरली प्रेफर्ड व्हेन सेवरल एंगल आर टू बी मेजर्ड एट पर्टिकुलर स्टेशन। एक ही जगह से मैंने बहुत सारे एंगल मेजर करने हैं, तो रीआइटरेशन मेथड यूज करती हूँ। अगर एक ही एंगल को एक्यूरेटली मेजर करना है तो मेथड ऑफ रिपीटिशन यूज करती हूँ। क्या ये याद रहेगा? अब ये क्या चीज है मैम, आप सोच लो, मैम आपकी यहाँ खड़ी है, मैम यहाँ पे खड़ी है, उसको ए स्टेशन से बी का एंगल θ1 चाहिए, उसको ये θ2 सी स्टेशन का एंगल चाहिए। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे इधर का एंगल निकालना है, मुझे यहाँ का एंगल निकालना है, यहाँ का एंगल और यहाँ का, तो सारे पॉइंट्स मुझे एक ही जगह से दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको अलग 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 पॉइंट का एंगल निकालना और आपको एक ही जगह से सब कुछ दिखाई दे, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, रीआइटरेशन मेथड यूज करोगे। तो पहले आप इन सारे एंगल को
फेस लेफ्ट कंडीशन से मेजर करोगे, उसके बाद इन सारे एंगल को फेस राइट कंडीशन से मेजर करोगे, उसके बाद फिर से एवरेज करोगे। एवरेज करने से क्या होगा मैम, फेस लेफ्ट और फेस राइट अगर हम रीडिंग ले लेते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो भी एरर होता है वो रिमूव हो जाता है, और हम उनका एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे बहुत सारे एरर रिमूव हो गए होंगे। इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं इंक्लूडेड एंगल। आदित्य सैनी जो आप पूछ रहे हो वो ट्रेवर्स सर्वे में आता है, जो इससे अगला ही टॉपिक है। जो इससे अगला ही टॉपिक है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? ट्रेवर्स इससे भी बना सकते हैं, ट्रेवर्स इससे भी बना सकते हैं, जो कि आपने अभी क्वेश्चन पूछा। फेस लेफ्ट, बिल्कुल डांस का स्टेप भी बना दिया आप लोगों को। मुझे लगता है आप लोगों को समझाने के लिए ना, पता नहीं मुझे कौन कौन से ऐसे डांस स्टेप करवाते हो, बाद में मेरे मीम बनाओगे आप लोग। तो मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, मैम वर्टिकल एंगल का कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जब हमारा इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा टेलीस्कोप है जब वो सीधा देख रहा है तो हमारा इसका मतलब रीडिंग मैम 0 0 है। जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ऊपर देखना। किससे ऊपर देख रहे हैं मैम? इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है? नीचे। डिप्रेशन का मतलब मैम सीधी लाइन से नीचे। अगर मैं इस बिल्डिंग का बॉटम वाले पॉइंट का एंगल मेजर करना चाहती हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर वाला मेजर करना चाहती हूँ तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो याद रखिएगा कि हम वर्टिकल एंगल में दोनों ही एंगल मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। तो मैम आप ए पॉइंट को देख के भी थीटा एंगल मेजर कर सकते हो, बी को भी, बाद में दोनों को जोड़ दो तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ से हम वर्टिकल सर्कल की हेल्प से वर्टिकल एंगल को भी मेजर कर पाएंगे। थक गए हैं मैम? थक गए हैं या फिर आप थक गए हो? हाँ कुमार सोनू, मैम को देखकर लग रहा है आपको कि मैम, हाँ वैसे थोड़ा बहुत तो थक गई हूँ। एक छोटी सी चीज, ये कल शुरू होगी और मैं आपको एक बार कंफर्म भी कर देती हूँ कि कल हमारा जो क्लास होने वाला है, क्लास होने वाली है, वाला नहीं, तो वो 5 बजे होगी, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को ख़त्म कल करना है। तो कल हम 5 बजे से शुरू करेंगे, ट्रेवर्सिंग को पढ़ेंगे, और इसी के बाद फिर हमारा लेवलिंग चैप्टर स्टार्ट भी हो जाएगा। कल के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कल के लिए बता रही हूँ। तो कोई जो अभी एक पूछ रहा था आप में से, तो उसके लिए ये सिर्फ एक आंसर है। तो उसके लिए सिर्फ एक ये आंसर है क्या, कि ट्रेवर्सिंग क्या थियोडोलाइट से भी हो सकती है। ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या बताया था, कि तीसरा पॉइंट लोकेट करने के लिए एक एंगल पता होना चाहिए और एक डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हम तीसरा पॉइंट लोकेट कर पाएंगे। तो मतलब कंपास ट्रेवर्सिंग क्या समझाई थी मैम? आप एंगल जो है, आप एंगल अगर कंपास की हेल्प से मेजर कर रहे थे और डिस्टेंस आप चेन और टेप की हेल्प से मेजर कर रहे थे, तो उसको बोला कंपास ट्रेवर्सिंग। मैम अगर आप एंगल को थियोडोलाइट की हेल्प से मेजर करते हो और डिस्टेंस को आप चेन या टेप की हेल्प से मेजर करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। तो थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग क्या होता है? अगर आप एंगल को थियोडोलाइट से मेजर करो और डिस्टेंस को चेन और टेप से मेजर करो। सो ट्रेवर्सिंग क्या होता है? ये वो सर्वे का टाइप है इन विच नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस फॉर्म अ फ्रेमवर्क। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। एंड डायरेक्शन ऑफ दीज लाइंस आर मेजर्ड विद, डायरेक्शन आर मेजर्ड विद, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे हम एंगल मेजर करें, और लेंथ को हम चेन और टेप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। क्या बोला? ट्रेवर्सिंग वो सर्वे है जिसमें हम लोग बहुत सारी नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस, ये मैम जैसे ए स्टेशन है, ए से कनेक्ट करती हुई बी लाइन, थीटा कैसे मेजर किया? थीटा मेजर किया मैम हमने अभी थियोडोलाइट की हेल्प से, थीटा को मेजर किया हमने थियोडोलाइट की हेल्प से, और डिस्टेंस को किससे मेजर किया? चेन और टेप से। अगली लाइन के लिए भी मैम सेम, अगली लाइन के लिए भी सेम, अगली के लिए भी सेम। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस, एंगल मेजर करते जाना है थियोडोलाइट। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, मुझे पता है आप लोग नहीं सुन पाएंगे,
10 मिनट बाद बोलेंगे मैम बस हो गई है, अभी जिसको ज्यादा जोश आया है ना अभी अभी 10 मिनट के बाद ही बोल देंगे आप। और लेंथ या फिर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? चेन या फिर टेप की हेल्प से। डिस्टेंस मेजर करते हैं चेन और टेप की हेल्प से। तो हमारा ट्रेवर्सिंग हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो यहीं से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ट्रेवर्सिंग क्या होता है, ट्रेवर्सिंग कैसे किया जाता है। संडे को मैं आपको फ्री रखना चाहती हूँ। फ्री रखने का मेरा एक मेन मकसद ये है अपने एंड से, क्योंकि आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है मैंने ही आपको बोला है कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और मैं ही टाइम ना दूँ तो मैं कहाँ से बोलूँ आप टाइम निकालेंगे। कल मैं करवाऊंगी आपको ये टॉपिक थोड़ा सा पहले। आप संडे को जितनी चीज़ें आपकी रह गई हैं, पुराने लेक्चर की रह गई हैं, उसको रिवाइज कीजिएगा। और थोड़े बहुत जो डीपीपी के क्वेश्चंस अगर नहीं लगाए हैं अभी, इस वाले आज जो डीपीपी मिलेगी उसके क्वेश्चंस मत सॉल्व करना, उसको कल सॉल्व करना। तो आप मतलब उन क्वेश्चंस को कल सॉल्व करना। तो संडे का वो जो दिन है आपका, उसको थोड़ा सा मतलब सर्वे का जितना आपने रिवाइज किया है, टेस्ट आपके लिए मैंने बिल्कुल बेसिक बनाया है। मतलब अगर आपने लाइव क्लासेस में भी देखा होगा तो मैं ये मानकर चल रही हूँ आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर जो है सही कर पाओगे, एकदम बेसिक। अगर आपने क्लास में भी ध्यान से सुना है, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। तो टेस्ट आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छा भी होगा, ये मुझे पता है, मुझे भरोसा है आप पे। आपने मेरे पे भरोसा किया है तो मुझे भी तो करना पड़ेगा। आरसीसी की क्लास है, सर्वे की तो नहीं ले रही ना, इसलिए। नहीं तो अगर मैं दो दो एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगी आप कैसे मैनेज करोगे? तो आपके बारे में किसको समझना है? मुझे समझना पड़ेगा ना आपको। जैसे आप मुझे समझते हो, कितने ज्यादा समझते हो आप मुझे, है ना? कि हाँ मैम, मैम ने ऐसा बोला तो ऐसा ही करेंगे, ये बोला तो ये नहीं करेंगे। समझ रहे हो? आपको ताना मार रही हूँ मैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जितना मुझे समझते हो मैम आपको उससे बहुत ज्यादा ज्यादा ही समझ लेती है। तो इसीलिए मैं आपको संडे का ये टाइम ये सोचकर फ्री रखूंगी। बाकी कल मेरा मन बदल गया, मेरा मन वैसे नहीं बदलेगा, तो संडे का टाइम ये सोच के रखूंगी कि आप इवनिंग में थोड़ा फ्री होंगे, जब जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है एक बार उन सारे लेक्चर्स को रिकॉर्डेड देखोगे। ठीक है? रिकॉर्डेड नहीं देखोगे तो जो नोट्स में लिखा है या पीपीटी या फिर आप टेस्ट दे दोगे, तो टेस्ट को देख के ही मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से याद आ जाएंगे, रिमाइंड हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, तो कल तो हम 5 बजे मिलने वाले हैं। तो कल कल भी आपको बोर नहीं होंगे, क्योंकि कल हम ट्रैवर्सिंग के बाद लेवलिंग को जस्ट थोड़ा सा शुरू कर देंगे। लेवलिंग टॉपिक ऐसा है जिससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? अब बताओ किसी को कोई और चीज कुछ पूछना है तो। कल 5 बजे होगा तो सबने आ जाना है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना, मत बोलना कि हम नहीं आ पाए हैं मैम। कल 5 बजे क्लास होगी, 5 PM। ठीक है? कल आपकी 5 बजे क्लास होगी, 5 PM, याद रखिएगा। थोड़ा सा हम अपना ट्रेवर्सिंग वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज डीपीपी सॉल्व नहीं करनी है। चलो प्लानर आपको भेज दूंगी मैं। नहीं नहीं, शायरी मुझे कभी कभी आती है, शायरी नहीं आती है मुझे ज़्यादा। आपने शायद शॉर्ट वीडियो में शायरी सुन ली होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती है। हाँ लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। ये कौन सा सब्जेक्ट है? कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप? और कौन से सब्जेक्ट लेंगे? मैं अभी कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी, लेकिन मेरी कोशिश है, क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग भी मैंने पढ़ाना है। अभी कोई आइडिया नहीं है, शायद वो चेतन सर पढ़ाएं, तो अभी मैं कोई श्योरिटी नहीं दूंगी। लामिया मैम कैसे हैं? लामिया मैम बिल्कुल अच्छे हैं, क्लास से पहले ही मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ। और उनको भी आप लोगों का बहुत ख्याल रहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़े और अच्छे से बन जाएं। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे अभी कि कैसे हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं अपनी इन क्लासेस में। तो वो वाली चीज़ अभी जस्ट क्लास से पहले ही मैं मैम से बात करके आ रही हूँ, मैम से ही डिस्कशन चल रहा था आप लोगों के बारे में। इतने लकी हो आप कि आपके अलावा हम और कुछ सोचते भी नहीं है। अभी मुझे कुछ ऐसे मिल भी नहीं रहा जिससे जो मैं आपको सुनाऊं तो और आपको मज़ा आ जाए। हाँ लेकिन एक एक शायरी सुना देती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अभी, आधे लोग तो कॉलेज में हैं जो फाइनल ईयर में, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे बेचारे जो किसी जॉब में नहीं लगे और उसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई है। सच सच बताना, देखो मैं किसी को नहीं बोलूंगी।
किसी से नहीं बोलूंगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आपका रिलेशनशिप खराब हो गया किस वजह से? क्योंकि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं थी, या आपके पास नौकरी नहीं थी। अब ऑब्वियस सी बात है, अब लड़की तो चाहेगी कि अगर आपके पास रहना चाहती है तो एटलीस्ट आपके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए। चाहे आप कॉलेज में भी हो, कॉलेज में तो चलो ऐसा नहीं होता, कॉलेज में तो हमारी मेंटेलिटी जो होती है वो कुछ और होती है ना? तो अच्छा, अब आप लोग एक मेरे साथ एक प्रॉमिस करोगे जी, ये मतलब ग्राउंड फ्लोर, ये पुरानी बात हो गई है। अच्छा, देखो ये कुछ 4 लाइंस है, ये आप लोगों की तरफ से, जो लोग आपको छोड़कर गए हैं ना, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो एक छोटी सी है बस, फिर क्लास को एंड कर देंगे। मुझे पता है अभी फ्रेश हो जाओगे आप लोग, ये ऐसी बातें सुनेंगे ना तो आप 10:30 तक भी बैठे रहोगे यहाँ पर। जो सिंगल है तो बहुत खुश है। तो उनकी तरफ से, उनके लिए उनकी तरफ से जो आपको छोड़ करके है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग उनके लिए? कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर, कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो ये आपने किसके लिए बोला? जो आपको आपकी जॉब ना होने की वजह से अकेला छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, ये जो किसी ने, जिसने भी ये लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है उसने बहुत जोश में लिखा है कि भाई ऐसी कसम खाऊंगा कि तुमसे मेरे को अपना टाइम लेकर मिलना पड़ेगा ये किसके लिए था? ये आप सबके लिए जो सिंगल नहीं है। और मैं ये आशा करती हूँ और भगवान से ये भी चाहती हूँ कि जल्दी से आप लोगों की नौकरी लगे, और जो आप अपना फ्यूचर जैसा चाहते हैं वैसा आपको फ्यूचर जल्दी से मिल जाए। और जो आपको छोड़कर चले गए हैं, आप उनसे भी रिश्ता छोड़कर कुछ नया ढूंढे, आपके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा भगवान ने। तो वो पुरानी वाली जो बातें हैं उनको दिल से ना लगाइए, क्योंकि आप अभी जिस स्टेज पे हो ना, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो, इसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होगी। हाँ, फैमिली वाली चीज भी होती है, लेकिन जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है वो भी आजकल ऐसी है कि खराब हुई है, तो मतलब हम पढ़ाई भी नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि यार कोई छोड़कर चला गया है और उस वजह से भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, दिल उदास होता है, इमोशंस बहुत ज्यादा आते हैं, होता है भाई, आप भी तो इंसान हो, हम भी इंसान है, हम भी यहाँ से निकले हैं, तो ये चीज भी होती है। और ये वो प्रॉब्लम है जो हम सबको नहीं बता सकते, सबको नहीं बता सकते, सिर्फ हमें पता होता है कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग क्या मतलब इस चीज का ध्यान रखना ना कि जिंदगी में सिर्फ एक ही जरूरी नहीं है कि जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया वही आपके लिए बना था, वही सब कुछ था, अब आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप जब कहीं पर पहुंच जाओगे ना, तो आ जाएंगे ये लोग भी वापस आएंगे, तब इनको मत एक्सेप्ट करना। नए मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, आगे की लाइफ अच्छी होगी। इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा वर्ल्ड है, आप उसमें एक छोटे से बिंदु की तरह एक छोटी सी जगह पे रहते हो। तो आप उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेते हो जिस एज में आप अभी हो। तो उसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से रखिएगा कि लोग जो हैं वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर मैं कहीं पर पहुंच गया ना, अगर मैं कहीं पर पहुंच गया तो कोई फर्क फर्क पड़ना बंद हो जाएगा लोगों से, मैं सच बता रही हूँ। जिन लोगों की वजह से आप अभी इतने ज्यादा अफेक्टेड होते हो ना, लोग आपके बारे में बातें करके चले जाते हैं ना कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, जितना कम अफेक्ट होंगे ना, लोगों की बातें कम हो जाएंगी। ठीक है, और उनकी बातों बूतों से मतलब अफेक्ट कर होना भूल जाओ, क्योंकि आप कॉलेज में हो, आपके साथ ये चीजें भी होती होंगी। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको दुख देती है, उससे अपने को दूर कर लो, क्योंकि ये चीजें अगर लाइफ बन गई उसके बाद तो मजे ही आएंगे, खुशियां ही मिलेंगी। ठीक है सही बोल रहे हो आप लोग, है ना? नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं है, प्रियांश से नहीं रोना नहीं है। अभी बन जाइए, एक अच्छी जगह पर पहुंच जाइए, अच्छे लोग मिलेंगे और आपकी आगे की लाइफ भी अच्छी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो फिर सेशन को आज को हम यहीं पर एंड करते हैं, अच्छे मन के साथ रिवाइज करके आइएगा, और कल हम ट्रेवर्सिंग वाले टॉपिक को अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अभी की क्लास को एंड करती हूँ और कल की क्लास में मिलते हैं। लास्ट वाला लास्ट वाला वीडियो, ठीक। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।